तो जय हिंद सभी को। सितंबर के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो आपका मैंने अपलोड कर दिया है। यही आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के पीडीएफ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से आप इनकी लिंक भी ले सकते हैं। इससे पहले जो क्विज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स वाले, वो भी हम ऑलरेडी एक दूसरी प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। आप रिसेंट वीडियोस में जाएंगे तो आपको वो वाले वीडियोस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। वहां पर भी उनकी पीडीएफ प्लस उनकी जो आंसर की है वो दोनों की दोनों आपको वहां पे मिल जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि भाई देखो, सीडीएस के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। 11 दिसंबर को फॉर्म आए थे और उसके बाद में 31 दिसंबर को शाम को 6 या 6:30 बजे तक आपके फॉर्म चलेंगे और उसके बाद वो बंद हो जाए। ठीक है, प्रिपरेशन आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर लियो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर बैच को लेना चाह रहे हो। तो देखो भाई, 100 डेज का डिफेंस स्टाफ का बसंतर 2 बैच है ना। बसंतर 1 बैच ऑलरेडी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चल रहा है, जो कि बैच 2 के साथ में मर्ज हो जाएगा मार्च या फिर अप्रैल में। ठीक है, तो भाई देखो, 100 डेज का बैच है। 6 बार आपकी क्लासेस होंगी पूरे हफ्ते में जीके की, मंडे से लेकर सैटरडे तक। और 6 बार ये क्लासेस आपकी जो है वो मैथ्स की भी होंगी। ठीक है, 3 बार क्लासेस हमारी हफ्ते में जो है वो इंग्लिश की होंगी। सेपरेट क्लासेस रहेंगी, इंग्लिश का पूरा कंपोनेंट उसमें कवर करवाया जाएगा। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास बैच में एनरोल करने के लिए। आप ऑल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इसमें जीके, मैथ्स और इंग्लिश तीनों रहेगा। सिर्फ ओटीए के लिए भी कर सकते हैं, इंग्लिश एंड जीके, एंड सिर्फ मैथ्स के लिए भी आप एनरोल कर सकते। ठीक है, 8839961158 पर पीएम कीजिए। आपको मैं डिटेल्स और इनरोलमेंट की लिंक वगैरह जो है वो सारी की सारी भेज दूंगा। गोल्डन चांस है भाई, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी हैं। आप लोग अगर सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। फ्रेशर हैं, ये समझ लीजिए कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव क्लासेस भी करते हैं और सारी की सारी क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड भी की जाती है। तो किसी भी क्लास को आप कभी भी कहीं भी कितनी बार भी आराम से देख सकते हो। प्लस इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 1 साल की आप लोगों तक रहेगी। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ठीक है, कंप्लीटेड 5 ईयर्स, 5 साल हो चुके हैं। ये जो हमारी योजना है ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2019 में शुरू किया था, ताकि ओल्ड एज प्रोटेक्शन दी जा सके लोगों को, है ना। ओल्ड एज प्रोटेक्शन के साथ साथ इसमें सोशल सिक्योरिटी की बात भी कही गई है, सामाजिक सुरक्षा भी लोगों को दी जाएगी। उन सारे लैंड होल्डिंग स्मॉल स्मॉल के साथ साथ इसमें हमारे मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वो भी काउंट कर लिए जाए। ठीक है, ये सारे के सारे लोग इसमें इंक्लूड रहेंगे। अब अगर हम अभी का डेटा देखें, यानी कि 2024 का अगस्त का डेटा देखें, तो तकरीबन 23.38 लाख किसान जो हैं वो इस स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं। इन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एश्योर्ड पेंशन दी जा रही है। ये आपकी दी जा रही है 3,000 रुपए पर मंथ के बेसिस। ठीक है, जैसे ही आप 60 साल कंप्लीट करेंगे वैसे ही ये पेंशन आपकी चालू हो जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करूं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, तो कोई भी स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर जो कि 18 साल से लेके 40 साल के बीच का है और उसके पास जुताई योग्य भूमि, कल्टीवेबल लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर का है ना, एज पर द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो भी कर सकता है। फंड मैनेजर इसमें रहेगा भाई हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एलआईसी। प्लस इसके अंदर आप वॉलेंट्री या कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ना। ये जो स्कीम है ये वॉलेंट्री आ जाती है और इसमें आपको कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है स्टार्टिंग में, यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं फार्मर का, जो कि 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक हो सकता है, और ये पैसा जाएगा पेंशन फंड में। ठीक है, मतलब किस एज पे आप एंटर करते हो ये चीज डिपेंड करती है। इसके साथ इसी का मैचिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसमें फैमिली पेंशन जो है उसका भी प्रावधान है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो, और डिसेबिलिटी के जो प्रावधान है वो भी इसमें प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं। दूसरी हम बात करेंगे, मीगा और आईएसए ने ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश किया है सोलर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए।
मीगा का मतलब आता है मल्टीलैटरल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो ये भाई हमारी है मीगा। और आईएसए तो आप सबको पता ही है, आईएसए तो है भाई हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इन्होंने स्टैब्लिश किया है कि वो जॉइंट मीगा आईएसए का सोलर फैसिलिटी बनाएंगे, एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा। और ये जो मीगा है ना, ये भाई हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या है, पार्ट है। ये हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनका एम है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करना है डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको गारंटीज प्रोवाइड करनी है। गारंटीज किस चीज के रिगार्डिंग प्रोवाइड करनी है, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क आता है उसके अगेंस्ट में, कि पॉलिटिकल रिस्क के बाद भी हम आपको फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस आ जाता है, क्रेडिट एनहेंसमेंट आ जाता है कि लगातार आपका जो लोन है, जो क्रेडिट आपको मिला वो बढ़ाते जाएंगे, है ना, इन्वेस्टर्स के लिए, लैंडर्स के लिए। इंडिया में भाई इसका मेंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आईएसए की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो इस्तेमाल की जाएगी। और मीगा की जो कैपेसिटी है फाइनेंस को मोबिलाइज करने की, एक इनोवेटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे ग्लोबल एडॉप्शन सोलर एनर्जी का एनहेंस किया जा सके, कटिंग एज सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जा सके। फिर बात की जा रही है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024। तो ये जो रेगुलेशंस किए गए हैं, इस पे हमारे जो एग्जिस्टिंग कुछ रूल्स आ जाते हैं। हमारा एग्जिस्टिंग वाला है सेबी का FVCI रेगुलेशंस 2000। ठीक है, तो भाई इसको क्या किया जा रहा है, इसको भाई हमारा इम्प्रूव किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है, ताकि इस पूरे फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। यानी कि हमारे जो भी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनके रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। नए जो रेगुलेशंस आएंगे ये FVCI फ्रेमवर्क के साथ में अलाइंड रहेंगे, प्लस जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आपके आते हैं वो भी इसमें अलाइंड रहेंगे, एक क्लियर ओवरसाइट प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर हम FVCI यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट रहता है। ठीक है, इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट रहता है, और ये रजिस्टर्ड रहता है भाई हमारे FVCI रेगुलेशंस के अंडर में। अब FVCI करते क्या है, FVCI आपके इन्वेस्टमेंट्स करते, ठीक है, ये निवेश करते। कहाँ करते हैं निवेश भाई, ये निवेश कर सकते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स में, जो कि सेबी के अंडर रजिस्टर्ड रहते हैं, या फिर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स में भी ये लोग करते हैं भाई आपका क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट इंडिया में ही। लेकिन ये वही जो हमारी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स होती हैं इंडिया की, ये कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं होती। ठीक है, और वेंचर कैपिटल फंड की हम जो बात कर रहे थे, इसको यूज किया जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा निवेश जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसपे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है ना, और उसके बदले में इक्विटी के स्टेक्स दिए जाते हैं बिजनेस में, यानी कि हिस्सेदारी जो है वो दी जाती है। तो वही वेंचर कैपिटल फंड्स जो है हमारे, ये भी रेगुलेटेड रहते हैं सेबी के VSF रेगुलेशन 1996 के द्वारा। आगे बात करेंगे दो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC जो इंडियन नेवी के हैं, इनको लॉन्च किया गया है। ASWSWC वेसल्स जो हमारे हैं, ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए केपेबल है ना, कोस्टल वाटर्स में कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी मेरीन ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जिनको लीमो कहा जाता है, और उसके साथ साथ माइन वगैरह भी बिछा सकते हैं, माइन लेइंग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ये शैलो वाटरक्राफ्ट जो है, ये हमारा कोचीन शिपयार्ड के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था, 8 ASWSWC उनको प्रोड्यूस करने हैं, जिससे जो अभय क्लास के ASW कॉर्वेट हो जाते हैं इंडियन नेवी के, इनको धीरे धीरे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। ठीक है, अभी ये जो अभी लॉन्च किए गए हैं, ये हमारे फोर्थ और फिफ्थ है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ ASWSWC हैं, जो कि माहे क्लास को बिलोंग करते हैं, माहे क्लास ऑफ वेसल्स को बिलोंग करते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इनको बनाया है, और इनको नाम दिया जाएगा INS MALPE और INS मुल्की। ठीक है, तो देखो भाई, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बहुत सारे अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल्स मतलब वेसल्स बनाए जाते हैं। इसमें एक माहे आ जाता है, एक भाई हमारा आ जाता है मलवान, ठीक है,
मलवान के बाद में एक आ जाता है मंगरोल, और ये सारे आपके द्वारा बनाए गए। ठीक है। फिर बात करेंगे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन लॉन्च्ड एंड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म AQMX। इसको लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की बैकड्रॉप में, जो कि हमारा मनाया जाता है 7 सितंबर। ठीक है। इसको लेड किया जा रहा है UNEP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस बार की जो थीम है वो रहेगी भाई इन्वेस्ट इन क्लीन एयर ना। ये भाई इस बार की थीम है। ये वन स्टॉप शॉप की तरह एक्ट करेगा, जो कि लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, टूल्स प्रोवाइड कराएगा, जिससे WHO की जो एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। यानी कि ये CCAC के एक कंपोनेंट के तौर पे एक्ट करेगा, उनके क्लीन एयर फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर एक्ट करेगा। और UNEA जो भाई हमारा UNEA 6 रेजोल्यूशन जो है, उनको इम्प्लीमेंट भी करेगा, ताकि रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके और एक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि एयर क्वालिटी को ग्लोबली इंप्रूव किया जा सके। ठीक है। अब अगर हम क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन की बात करते हैं, 2012 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। इसमें भाई हमारा UNEP आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है। इनके साथ कन्वीन किया गया है। ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है, जिसमें 160 से ज्यादा गवर्नमेंट्स हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, ये सब शामिल हैं। इंडिया ने भी 2019 में इनमें शामिल हुए। ठीक है। इनका काम क्या है भाई? इनका सीधा सा काम है कि पावरफुल लेकिन शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट में पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको हटाना है। कौन कौन से आ जाते हैं भाई? मीथेन आ जाता है। ठीक है। ब्लैक कार्बन आ जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आ जाती है भाई हमारी, है ना। ये सब क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस यानी कि AQG की अगर हम बात करें, तो भाई ये क्या है? ये हमारे एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस हैं, जिसके द्वारा स्पेसिफिक एयर पॉल्यूटेंट्स की वैल्यूज को लिमिट किया जाता है। यानी कि ये स्पेसिफिक लेवल्स के बारे में बताते हैं, इंटरिम टारगेट्स के बारे में बताते हैं कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए। ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर हो गया भाई हमारा, ओजोन हो गई, NO2 हो गया, SO2 हो गया, CO हो गया, ये सब। यानी कि इसमें ये बोला जाता है कि भाई देखो, 24 घंटे का जो PM2.5 का कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो 15 न्यू ग्राम MG क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एनुअल जो इनकी लिमिट है, वो आपकी 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसमें PDF में मैंने बता रखा है कि भाई अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के लिए एवरेज टाइम कितना है, और कितना उन्होंने लिमिट जो है डिसाइड कर रखी। फिर हम बात करेंगे 54th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल वाज रिसेंटली कन्वीन। कुछ की रिकमेंडेशंस की मीटिंग में दिए गए। ठीक है। रिकमेंडेशन में बोला गया कि भाई आपका फॉर्मेशन किया जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। इसको लेके फॉर्मेशन किया जाएगा। कंपनसेशन सेस जो रहता है, उसकी स्टडी की जाएगी। इसके साथ साथ GST रेट्स को घटाया जाएगा। कौन सी चीजों पे घटाया जाएगा? कैंसर ड्रग्स पे घटाया जाएगा। इसमें भाई हमारी आ जाती है ट्रास्टोजुमेम आ जाती है, बेरेक्सटोसैन आ जाती है, ओसिमेटिनिब आ जाती है, ड्यूरेविलम आ जाती है। इसमें जो आपका परसेंटेज है 12% से 5% किया जाएगा। ठीक है। GST काउंसिल आप सबको पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है। GST काउंसिल एक संवैधानिक बॉडी है, जो कि आर्टिकल 279A के द्वारा स्थापित की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और मतलब के अंडर स्थापित की गई है। और ये 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का आता है, उसके द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है। इसको प्रेसिडेंट ने आपका बनाया था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स रेट्स को सेट करना, पॉलिसी डिसीजंस बनाना जो कि GST से रिलेटेड है, और सेंटर और स्टेट को रिकमेंडेशंस बताना। फिर हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि PCOL की। यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने इनको साथ में अनएनिमसली री इलेक्ट कर दिया गया है PCOL के चेयरपर्सन के तौर। ठीक है। एक ही बंदा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको 1976 में बनाया गया था, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के अंडर में आ जाता है। इस एक्ट के द्वारा बोला गया कि हिंदी को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए अडॉप्ट किया जाएगा, है ना। और इस कमिटी को जो है वो इस एक्ट के 10 सालों के बाद में बनाया जाए।
इसकी मेंबरशिप 30 लोगों की है, जिसमें से 20 आ जाते हैं लोकसभा से, 10 आ जाते हैं राज्यसभा से, और इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के द्वारा इलेक्ट किया जाता है थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इनका फंक्शन ये होता है कि हिंदी को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो यूज किया जा रहा है यूनियन के द्वारा, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना प्रेसिडेंट। फिर हम बात करेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एनएससी की। तो एनएससी जो है, इनको फिर से प्रोमिनेंस मिल गई है, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स होती है, इसको डिसॉल्व कर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो भाई, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की बात करें तो इनको एक रेजोल्यूशन के द्वारा 2005 में स्टेब्लिश किया गया था, है ना। इसके बाद में कैबिनेट का डिसीजन आया था कि भाई रंगराजन जो कमीशन है, उसकी चीजों को माना जाए, है ना, उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसने इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को 2001 में पूरा रिव्यू किया था। इनका पूरा का पूरा मैंडेट आ जाता है कि इनको पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो हमारे स्टैटिस्टिकल मैटर्स में बनाने हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, नोडल मिनिस्ट्री। और चीफ स्टैटिस्टिशियन जो आपका रहता है ना, इंडिया का, वो सेक्रेटरी रहते हैं इस कमीशन के। 4 मेंबर होते हैं चेयरपर्सन के अलावा। हर किसी का एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होता है और एक्सपीरियंस होता है स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल फील्ड। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की। तो इसका 20th एडिशन जो है, वो आपका राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है। मोस्ट पर्टिकुलरली हर बार राजस्थान में ही होता है। ठीक है। 2004 से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जा। फिर बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी की। 10 सितंबर 1887 से लेके 7 मार्च 1961 तक इनका जीवन काल रहा। काफी बड़े एमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, है ना। पहले सीएम भी थे भाई उत्तर प्रदेश के। उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया गया। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। ठीक है। इन्होंने 1916 में कुमाऊं परिषद जो है, उसको स्टार्ट किया, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए भाई ये आपके इलेक्ट किए गए। इसके बाद इनको यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसमें इलेक्ट किया गया स्वराज पार्टी के टिट पे 1923 में। उसके बाद उन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में किया, और 1930 में इनको अरेस्ट भी किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसके साथ साथ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेट्स में इन्होंने ही इंस्टेट करवाया। लिंग्विस्टिक जो रिकॉग्निशन आ जाता है स्टेट का, इसमें इन्होंने 1955 से लेके 1961 तक इंडिया के होम मिनिस्टर के तौर पे भी भूमिका निभाई, और रिकॉग्निशन करवाया स्टेट्स का लिंग्विस्टिक लाइंस पे। ठीक है। सीएम की बेसिस पे बात करें तो उन्होंने जो जमींदारी सिस्टम है, उसको हटवाया। हिंदू कोड बिल उत्तर प्रदेश में पास करवाया, जिससे मोनोगामी यानी कि हिंदू जो है वो एक ही शादी कर पाएंगे, विवाह कर पाएंगे, सॉरी, वो उन्होंने बोला। ठीक है। इसके साथ साथ इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1957। हम आगे बात करेंगे एम्फीबियस ऑपरेशंस की। एक्चुअली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, उन्होंने जॉइंट डॉक्ट्रिन रिलीज की है एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। इसके द्वारा कमांडर्स को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की गई है कि एम्फीबियस ऑपरेशंस को प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स मिलिट्री इन्वायरमेंट में कैसे किया जा सके, है ना। और ये पूरा का पूरा काम इंडियन ओशन रीजन में किस प्रोमिनेंट तौर पे कर सकते हैं। तो भाई एम्फीबियस ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये बेसिकली एक ऐसा अटैक होता है जो सी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें आपकी नेवल फोर्सेस हैं, वो भी शामिल रहती हैं, और जो आपकी लैंडिंग फोर्सेस होती हैं, वो भी शामिल रहती हैं। इसमें नॉर्मली एक होस्टाइल शोर पे उतरा जाता है, लैंडिंग की जाती है। एक्सटेंसिव एयर पार्टिसिपेशन भी इसमें रहता है ना। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का क्रूशियल कंपोनेंट होता है। एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे सर्व करता है ऑफ कोहेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग्स द फोर्सेस। फिर बात की जाएगी इलोंगेटेड टॉर्टोइज यानी कि इंडो टेस्टुडो इलोंगेटा के बारे में। इसको स्पॉट किया गया अरावलीज में। ठीक है। अरावलीज ने रिसर्च सर्वे के दौरान हरियाणा में इसको स्पॉट किया गया। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मीडियम साइज रहता है, येलोइश ब्राउन या फिर ऑलिव शेल रहता है इसका। ब्लैक ये ब्लॉचेस जो रहते हैं, ये इसके शेल के ऊपर पाए जाते हैं। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये साल के डेसिडियस
और हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नदर्न इंडिया में डिस्ट्रिक्टेड है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, सब जगह पाया जाता है। ठीक है। इसकी थ्रेट की बात करें तो भाई इसका एक्सप्लोइटेशन बहुत ज्यादा होता है। फूड और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इसको शेड्यूल 1 में डाला गया है। इसको साल फॉरेस्ट टोर्टोइस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे टाइफून यागी की, जिसकी वजह से काफी सारे लैंडस्लाइड्स और फ्लड आए हैं वियतनाम में, है ना। तो ये एशिया का मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉम रहा इस साल का। रोटेटिंग ऑर्गेनाइज सिस्टम रहता है क्लाउड्स का, क्लाउड्स वही रहते हैं इसमें, थंडर स्ट्रॉम रहता है, क्योंकि नॉर्मली आपके ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल वाटर्स के पास में ओरिजिनेट होते हैं। और आप सबको पता है भाई इनका लो लेवल का सर्कुलेशन भी होता है। जब एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका मैक्सिमम सस्टेन विंड्स की स्पीड पे पहुंच जाता है, यानी कि 74 माइल्स पर आवर या उससे ज्यादा, तो इसको एक हरिकेन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हरिकेन भी बोल सकते हैं, टाइफून भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है। डिपेंड करता है कि भाई किस जगह पर ये आपका ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पर इसको बुलाया जाता है टाइफून के नाम से। ठीक है। साउथ पैसिफिक की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो टर्म है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक, सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में हम जो है हरिकेन नाम का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन इश्यू किया गया है फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन समिट। ठीक है। अब देखो भाई, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है रियल। रियल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन समिट। 2024 का भाई ये जो आपको पूरा प्रोग्राम है, इसको सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में होस्ट किया गया और इन्होंने एक लीगली नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन को रिलीज किया है, अनाउंस किया है, ताकि रिस्पॉन्सिबल यूज एआई का मिलिट्री की फील्ड में की जा सके। ठीक है। इसका जो इनॉग्रेल समिट है वो 2023 में किया गया था और बेसिकली ये एक ऐसा ग्लोबल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स ये इंश्योर करेंगे कि मिलिट्री एप्लीकेशन जो है एआई का वो प्रॉपर तरीके से हो सके। फिर हम बात करेंगे इंडिया और जीसीसी ने एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया है जॉइंट इनिशिएटिव्स के लिए। तो जॉइंट एक्शन प्लान 2024 से लेके 2028 तक जो है वो आपका अडॉप्ट किया गया है। पहली जो हमारी इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, ये वही कंडक्ट की है इस दौरान। अब इंडिया और जीसीसी के रिलेशंस की बात करें, देखो जीसीसी का आप सबको मतलब पता ही है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया के रियाद में आ जाता। ठीक है। तो इंडिया और जीसीसी के रिलेशंस की बात करेंगे तो पहला इंडिया और जीसीसी का पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो 2003 में कंडक्ट किया गया था। करंटली इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आ जाती है सऊदी अरेबिया के साथ में, यूएई के साथ में भी आ जाती है और उसके साथ साथ ओमान के साथ भी आ जाती है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है कंट्रीज के साथ में, जीसीसी के साथ में, 161 बिलियन डॉलर आ जाता है इन FY 2023-2024। यूएई की बात करें तो यूएई क्या है भाई, हमारा यूएई हमारा 7th लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, है ना। 7वें नंबर पर ये लोग जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। डायस्पोरा की बात करें तो 8.9 मिलियन इंडियंस यानी कि हमारे एनआरआईज के 66% जो है वो जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं। इसके साथ साथ इनवर्ट रेमिटेंसेस जो रहता है, यानी कि भाई वहां से जो काम करने वाले लोग हैं वो पैसा कितना भेजते हैं। इनवर्ड रेमिटेंसेस की बात करें तो वो जीसीसी रीजन से आपका तकरीबन 30% के आसपास आ जाते हैं और जीसीसी कंट्रीज जो है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में 35% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। 70% भाई हमारा गैस इंपोर्ट यहीं से होता है। फिर इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव ने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आईपीओआई को लॉन्च किया गया था 2019 में इंडिया के द्वारा ईस्ट एशिया समिट में, है ना। ये इन्होंने लॉन्च किया था बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। एक ओपन इंक्लूसिव नॉन ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका फिलोसफी सिंपल सा आ जाता है कि भाई सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर, जो कि इंडिया ने इन्विजन किया है 2015 में इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। साथ
इसमें पिलर्स भी आ जाते हैं भाई आपके कोलैबोरेशन के। एक या उससे ज्यादा कंट्रीज क्या कर सकते हैं, लीड ले सकती हैं पर्टिकुलर पिलर्स को लेके, है ना। जैसे कि भाई आपका एक आ जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसमें यूके और इंडिया ने लीड लिया हुआ है। मैरीटाइम इकोलॉजी, इसमें ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड ने लिया हुआ है। उसके टाइम मैरीटाइम रिसोर्सेज आ जाते हैं, फ्रांस एंड इंडोनेशिया जो है इन्होंने लीड लिया हुआ है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग को लेके भाई हमारा आ जाता है जर्मनी, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट को लेके आ जाता है अगेन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी और एकेडमिक कॉर्पोरेशन को लेके इटली और सिंगापुर, और ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को लेके आ जाता है जापान एंड यूएस। फिर बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने पहली मीटिंग चेयर की है ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ANRF एक्ट 2023 के अंडर में, ठीक है। और जो भाई हमारा इससे पहले वाला साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो था, इसको आपका सबस्यूम कर लिया गया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इनका सीधा सा काम आ जाता है टू सीड ग्रो एंड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देना है ना, हमारी कंट्री में। किसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये इंडिया को एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इसमें आपका तकरीबन 50,000 करोड़ का मोबिलाइजेशन जो है वो 2023 से लेके 2028 तक किया जाएगा, ठीक है। 14,000 रुपए करोड़ जो है ये आपके सेंटर के द्वारा रहेंगे, और 36,000 जो करोड़ रुपए हैं ये प्राइवेट सोर्सेस के द्वारा रहेंगे। इनकी गवर्नेंस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड की बात करें तो भाई जो प्राइम मिनिस्टर है ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेंगे इस पूरे गवर्निंग बोर्ड के। इसके साथ साथ एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेंगे, एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हम बात करेंगे संचार साथी की, तो रिसेंटली 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉडलेंट मोबाइल कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया गया है संचार साथी की हेल्प से, है ना। इसको बेसिकली रिलीज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, DOT के द्वारा, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे साइबर फ्रॉड दूर किया जा सके, सिटीजन्स को इनेबल किया जा सके सस्पिशियस कॉल्स और मैसेजेस को रिपोर्ट करने के लिए। इसमें बहुत बहुत अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स आ जाते हैं, लाइक भाई आपका इसमें आ जाता है चक्षु, ठीक है। चक्षु रिपोर्ट आ जाता है, ये बेसिकली फ्रॉड कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ जाता है। CEIR आ जाता है, ये आपका लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल फोन को ब्लॉक करता है। इसके साथ साथ में टेफकॉप आता है, यानी कि अपने मोबाइल कनेक्शंस की क्या बोलते को कनेक्शंस को आप अपने ही नाम पर लेंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, बेसिकली ये देखने के लिए कि भाई कितने मोबाइल कनेक्शंस आपके नाम पे लिए गए हैं। KYM आ जाता है, नो योर मोबाइल, IMI वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। रिक विन आ जाता है, यानी कि रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर, इंडियन नंबर से जो इंटरनेशनल कॉल किया जा रहा है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। KYI आ जाता है, नो योर वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंडर में आ जाती। फिर बात करेंगे नदन यूनाइटेड 2024 की, तो रिसेंटली चाइना और रशिया इन दोनों ने जॉइंट नेवल और एयर ड्रिल्स को अनाउंस किया है, जो कि नदन यूनाइटेड 2024 के नाम से है, और ये की जाएगी आपके सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओकोटस में, ठीक है। सीधा सा काम है चाइना और रशिया की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, जॉइंटली डील करना सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ में। अब हम बात करेंगे सी ऑफ जापान की, तो सी ऑफ जापान जो है ये एक मार्जिनल सी आ जाता है, ठीक है। मार्जिनल सी आता है जो कि आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लाई करता है, और इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ जापान आ जाता है, ठीक है। जापान के साथ साथ सखाइन आइलैंड जो है वो आपका आ जाता है ईस्ट की तरफ, और इसके बाद में यहाँ पर आपका रशिया जो है वो उसके वेस्ट की तरफ आ जाता है, रशिया एंड देन ये कोरिया का पूरा पेनिनसुला, ठीक है। वहीं अगर हम सी ऑफ ओकोटस की बात करें तो सी ऑफ ओकोटस आपका कामचटका पेनिनसुला से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुरील आइलैंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में नदर्न कोस्ट में आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपका आ जाता है
हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, जापानीज का ये जो पूरा आपका सखाइन आइलैंड का जो पूरा पार्ट है, प्लस ये पूरा का पूरा नदर्न कोस्ट है, ये आपका इस साइड आ जाता है। इसमें आपका एक होकाइडो, हाँ होकाइडो और होंशु जो है ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके साथ साथ साउथ वेस्ट में तो सखाइन मैंने आपको बता ही दिया, तो भाई ये एरिया यहाँ पे लाए करता है। फिर हम पराग्वे रिवर की बात करेंगे तो वाटर लेवल जो पराग्वे रिवर में है वो लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है ना। 100 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पे ये आपका पहुंच चुका है। ये जो रिवर है हमारी, ये 5th लार्जेस्ट रिवर आ जाती है, जो कि साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। और प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है पराना रिवर की। पराना रिवर की भाई ये प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है। ये ऑरिजिनेट होती है डायमैंटिनो में। डायमैंटिनो में, जो कि आपका ब्राजीलियन स्टेट है मैटो ग्रेसो का, वहां पर ये आपके क्या करती है, ये ऑरिजिनेट हो जाती है। एंड हाँ, इसके साथ साथ ये नॉर्मली आपकी नॉर्थ से लेके साउथ तक फ्लो करती है। ये ब्राजील में भी फ्लो करती है, पैराग्वे में भी फ्लो करती है, और उसके साथ साथ अर्जेंटीना में भी इसका फ्लो रहता है। इसका एक नोटेबल फीचर आ जाता है। इसके नोटेबल फीचर पे अपर जो बेसिन आ जाता है इसका, यहाँ पर बहुत बड़े स्वाम्प्स पाए जाते हैं। इनको पेंटेनल वेटलैंड्स कहा जाता है। ठीक है। प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट की बात करें इस ड्रेनेज बेसिन में, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। हॉट के साथ साथ भाई ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा रहती है। विंटर्स ड्राई रहती हैं और समर्स में काफी ज्यादा हैवी रेन्स पाई जाती। फिर हम बात करेंगे डिजिटल पब्लिक गुड्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैटी ने क्या बोला है, फेज 2 हमारा लॉन्च किया है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स का, जो कि डिजिटल इंडिया विजन के अंडर में आएंगे, ताकि डिजिटल पब्लिक गुड्स के प्रोजेक्ट्स की स्किल्स को बढ़ाया जा सके। डीपीजी होते क्या है? डीपीजी हमारे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज होती, ठीक है। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसमें आपका ओपन डेटा, ओपन एआई मॉडल्स, ओपन स्टैंडर्ड्स, ओपन कंटेंट, ये सब आ जाते हैं, जो कि किसी कंट्री में यूज किए जाते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ आ जाता है आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर वगैरह, है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, सिस्टम्स, डिवाइसेस और रिसोर्सेज जो जनरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, ये हो गया डिजिटल। और पब्लिक गुड्स यानी कि ऐसी कमोडिटी या सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाती है, जिसका कोई प्रॉफिट आपका जो है सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को मिलता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आम जनता का भला चाहती है। ठीक है। तो टीपीजीज क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक मोनोपोलीज को लिमिट कर सकते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस और नॉलेज के ऊपर। ठीक है। इसके रीजंस क्या आ जाते हैं, इंक्लूसिविटी और एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बढ़नी चाहिए। प्रोटॉन फ्यूजन इंजन की बात करेंगे तो एक भाई हमारे यूएस बेस्ड स्टार्टअप फर्म आ जाती है, इसका नाम है रॉकेट स्टार। इन्होंने कंसेप्शलाइज किया है एक प्रोटॉन फ्यूजन प्रोपल्शन इंजन को। इसको इनिशियली कंसेप्शलाइज किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1929 में, कि न्यूक्लियर फ्यूजन को स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एट नियर लाइट स्पीड्स। ठीक है, प्रकाश की गति से भी आप स्पेसक्राफ्ट को भगा सकेंगे। इसका सीधा सा एम आता है कि हाइड्रोजन फ्यूजन को इस्तेमाल करना है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करनी है, एक क्लीनर और एफिशिएंट अल्टरनेटिव देना है केमिकल फ्यूल से। फिर बात की जाएगी प्रेस बायोपिया के बारे में। ठीक है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक नई आई ड्रॉप जिसका नाम है प्रेस गो, उसको उन्होंने अप्रूव किया है, और ये हमारी रहेगी प्रेस बायोपिया के लिए। ठीक है। ये बेसिकली जो आपकी जो रीडिंग ग्लासेस हैं इंडिविजुअल्स के लिए, भाई चश्मे वगैरह पहनते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म कर पाएगी, है ना। यानी कि देखो, प्रेस बायोपिया की बात करें तो सबसे पहले ये एक रिफ्रैक्टिव एरर होती है। ठीक है। इसमें धीरे धीरे आई क्या करती है, अपनी एबिलिटी खो देती है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने की। ये नॉर्मली ऐसे होता है कि भाई जो लेंस होता है ना, ये आपका लाइट को फोकस करना प्रॉपरली बंद कर देता है रेटिना पे। रेटिना पे ये प्रॉपर फोकस नहीं करता, भाई हमारा लेंस है, ये हमारा रेटिना रहता है, यहाँ पर प्रॉपर फोकसिंग नहीं होती है ना। ये लाइट सेंसिटिव लेयर होती है टिश्यू की आई के बोन के पीछे की तरफ। एज के साथ में जो लेंस होता है ये थोड़ा और हार्ड हो जाता है, थोड़ा कम फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो एज रिलेटेड कंडीशन है ये, और इसमें यूजुअली आपके 40 साल के प्लस होते होते ये कंडीशन डेवलप करने लगते हैं। फिर बात की जाए कि सिद्ध मेडिकल सिस्टम की, तो एक रिसेंट स्टडी जो है वो की गई है, इससे पता चला है कि सिद्ध जो ड्रग्स हैं, है ना, उससे एनीमिया कम किया जा सकता है एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है।
ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट में सिर्फ ड्रग्स यूज की जाएंगी लाइक ABNM। ABNM में क्या आ जाता है? अन्नपेटी चरम आ जाती है, बावन्ना कटुकैली आ जाती है। इसके साथ साथ में सॉरी ABNM है, सॉरी ABNM, हाँ ठीक है। इसके साथ साथ में नीलकलाई लेकियम आ जाती है और बटुलाई मना पक्को आ जाती है। इन सब के नाम PDF में दे रखे। हम सिद्ध सिस्टम की बात करेंगे तो भाई महर्षि अगस्त जो थे, इनको महर्षि अगस्त के नाम से भी जाना जाता है। सदर्न इंडिया में इनको अगस्त्यार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो जो महर्षि अगस्त्यार थे, ये इसके फाउंडर थे। सिद्ध लिटरेचर आपका तमिल में आ जाता है, और तमिल स्पीकिंग पार्ट जो इंडिया के आते हैं वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम्स में से एक आ जाता है इंडिया में से, जो कि स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग पे फोकस करता है। ये प्रिंसिपली रिलाय करता है पंचभूत की प्रॉपर्टीज पे, है ना। पंचभूत की जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उन पे रिलाय करता है, आपके टेस्ट पे रिलाय करता है, ठीक है। और हमारे जो 3 ह्यूमर आ जाते हैं, यानी कि जो दोष आ जाते हैं, आपको पता होगा दोष, है ना। एक तो आपका बात आता है, एक पित्त आता है, एक कफ आता है, तो इनके ऊपर बेस्ड रहता है। फिर हम बात करेंगे सक्तन तंपुरन की, तो स्टैच्यू आ जाती है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कोचिन डायनेस्टी। सक्तन थम्पुरन केरल में, वो गिर गई, एक बस पे द्वारा टक्कर लगी मूर्ति को, चौराहे पे लगी थी और वो गिर गई, ठीक है। इनको इनका असली नाम था रामा वर्मा नाइन, ठीक है, या फिर राजा राम वर्मा कुंजीपिल्ले, ठीक है। इनको सक्तन तंपुरन के नाम से जाना जाता है। कोचीन में इन्होंने 1790 से लेके 1805 तक रूल किया। कोचीन किंगडम की जो सीट थी उसको उन्होंने तिरुपुनितुरा से मॉडर्न डे त्रिशूर जो है वहां पे ट्रांसफर भी किया। इन्होंने त्रिशूर पूरम, यानी कि भगवान शिव को जो क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट पे की जाती है, वो भी स्टार्ट की। केरल का लार्जेस्ट टेंपल फेस्टिवल आ जाता है। इसके साथ साथ आपका एक प्रैक्टिस आती है, इसको कहा जाता है योगा पिरिपद। इसको उन्होंने खत्म करवाया और टेंपल मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया। फिर हम बात करेंगे गाजा स्ट्रिप की, तो रिसेंटली इसराइल ने एक स्ट्राइक जो है वो खान यूनिस नाम की जगह है, इसको सेफ जोन कहा जाता है गाजा में, तो वहां पे करी, ठीक है। ये भाई ये खान यूनिस, तो ये एक टेरिटरी है। पूरी गाजा स्ट्रिप की बात करेंगे, 140 स्क्वायर माइल्स का इलाका आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी के पास में आ जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है भाई हमारे सिनाई पेनिनसुला के, ठीक है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करेंगे, इजिप्ट आ जाती है भाई साउथ वेस्ट में, इसराइल आ जाता है भाई इनके ईस्ट में, और नॉर्थ की तरफ आ जाता है। बेसिकली 2 पैलेस्टाइन टेरिटरीज आ जाती हैं। पहली तो भाई हमारी आ जाती है वेस्ट बैंक, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी आ जाती है भाई आपकी गाजा। ये मिलके पैलेस्टाइन का जो स्टेट है वो बनाते हैं। अगर हम 6 डे वॉर की बात करें 1967 की, तो जब इसराइल के ऊपर अटैक किया गया था, उसके बाद इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि आने वाले 25-30 सालों तक उनके पास में रहा। 1994 में इसराइल ने एक फेज्ड ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया कि भाई हम जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है गाजा स्ट्रिप का, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देंगे, और ये उन्होंने किया ओस्लो अकॉर्ड्स के अंडर में। लेकिन पैलेस्टीनियंस ने कहा कि भाई नहीं, हमें तो शांति मंजूर नहीं है, तो उन्होंने हमास गवर्नमेंट को चुन ली, और हमास ने फिर इसराइल पे अटैक करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये बेसिकली हमारा लेवांट रीजन आ जाता है, ठीक है, यानी कि मेडिटेरियन शोर का जो पूरा का पूरा ईस्टर्न रीजन है, इसको लेवांट कहते हैं। यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है, यानी कि हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। मेजर क्रॉप्स में आपको पता है मेडिटेरियन रीजन में जो है वो हमारी खट्टी फसलें ज्यादा होती हैं, सिट्रस फ्रूट जो है, पेट्स हैं, ऑलिव्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ ज्यादा पाए जाते। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने 4th एनिवर्सरी ऑफ PMMSY पे कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं। फिशरीज सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें, 2020 में लॉन्च किया गया था, ताकि देश में ब्लू रिवोल्यूशन लाया जा सके, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट किया जा सके फिशरीज सेक्टर का इंडिया में। टेन्योर 2020 से लेके 2025 तक आ जाता है। फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है 22 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है 20 से लेकर 25% तक उनको आपका से लेकर 10% तक कम करना है। एक्सपोर्ट अर्निंग्स को डबल करना है, 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों की कैटेगरी में ये आ जाती है। फिर हम बात करेंगे इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी की। तो नागालैंड का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आईएलपी की इम्प्लीमेंटेशन को मंजूरी दे दी है कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट तो भाई हमारी आ जाती है चुमोऊ केडिमा, ये आ जाती है। इसके साथ साथ में न्यूलैंड और उसके बाद आ जाती है दीमापुर। इन सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें आईएलपी को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो कि इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्टेड एरियाज में ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है लिमिटेड पीरियड के लिए। आईएलपी सिस्टम को बेसिकली लाया गया था ताकि इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके और जो भाई आपके ट्राइबल कल्चर्स होते हैं उनको बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाया जा सके, है ना। इसका स्टार्टिंग हुई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 के तौर पे। इसके साथ साथ इसमें अलग अलग तरह के आईएलपीस आ जाते हैं। एक भाई हमारा जो है वो टूरिस्ट के लिए आता है, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म के स्टेज के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए। हमारे कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है जो आईएलपी को लागू करता है। इसके साथ साथ मिजोरम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है और आपका मणिपुर जो है वो भी आ जाता है। फिर बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। तो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। इसका एम आता है 33 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो नेचुरल गैस है उसको एनुअली 1814 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है जो आपकी तुर्कमेनिस्तान से लेके इंडिया तक पहुंचेगी वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इसके द्वारा भेजना है ना। ये जो पूरा का पूरा भाई आपका गैस है इसको उठाया जाता है गैलकैनिश गैस फील्ड से जो कि साउथ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में आ जाती है। इनकी फाइनेंसिंग की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो कि एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर के तौर पे भी काम करेगा इसके डेवलपमेंट के लिए। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आपकी कम होंगी। इसके साथ साथ हैवी फॉसिल्स या सॉलिड फ्यूल्स जो आपके यूज किए जाते हैं उनको नेचुरल गैस से सब्सिट्यूट किया जाए। फिर बात करेंगे सॉल्ट पैन लैंड्स की। तो सेंटर ने तकरीबन 256 एकड़ का जो सॉल्ट पैन लैंड है मुंबई में वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने का मन बना लिया है, अप्रूवल दे दिया है। सॉल्ट पैन लैंड्स की बात करें तो ये हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्सल्स ऑफ लैंड होते हैं जो कि काफी ज्यादा लो लाइंग होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली सी वाटर क्या करता है, सर्टेन टाइम्स पे आ जाता है और उस पूरी एरिया को कवर कर लेता है और अपने पीछे सॉल्ट और बाकी के मिनरल्स छोड़ देता है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है इससे सिटी को फ्लडिंग से बचाया जाता है। ये आपके महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, गुजरात में और कर्नाटक में। इन सारे स्टेट में सॉल्ट पैन लैंड हमें मिलते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के हिसाब से सॉल्ट पैन लैंड जो रहता है इसको वेटलैंड डेफिनेशन से हटाया जा चुका है और कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल CRZ की जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। अब मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई CAPF का चीता पैच जो है वो हमारा लॉन्च होने जा रहा है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स। 7 महीने का बैच है ना। बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप लोग डायरेक्ट 1 जनवरी से स्टार्ट करें क्योंकि हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी रिकॉर्डेड जो है क्लासेस हैं वो भी रहेंगी। पेपर 1 और पेपर 2 की आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। पेपर 1 भी पूरा कवर करवाएंगे, पेपर 2 भी पूरा कवर करवाएंगे। बैच साइज बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहने वाला है क्योंकि पेपर 2 का जो रिटन कंपोनेंट है उनकी वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसका जब एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हर बच्चे के ऐसे रिपोर्ट से बाकी के सारे कंपोनेंट्स को देखना समझना वो सब करना बहुत टाइम टेकिंग वर्क हो जाता है, इसलिए बैच साइज आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा। आप सबको पता है 8839961158 पर आप जाके इनरोल कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे भाई हम मिकेनिया मिकेरेंथा वीड की जो आपकी रैपिडली भद्रा टाइगर रिजर्व में फैल रही है और उसकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन कर रही है। ठीक है, ये हमारी 12 महीने यानी कि पेरेनियल क्लाइंबर आ जाती है जो कि ट्रॉपिकल अमेरिका से भाई हमारे यहाँ आई है। ठीक है, मेजर इन्वेसिव स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाती है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में फैली हुई है। पैसिफिक आइलैंड्स जो है वहां पे भी फैली हुई। अब अगर हम भद्रा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स में आ जाता है भाई हमारा
कर्नाटक में, ये रहा भद्रा। ठीक है, कर्नाटक में आ जाता है ये चिकमगलूर और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास लाई करता है। इस पूरे कॉरिडोर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर हमारा भद्रा जो टाइगर रिजर्व है वो आ जाता है। इसके साथ साथ कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है वो भी आ जाता है। और उसके साथ साथ आपका शेटीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये आपके पूरे सेम लैंडस्केप के पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भद्रा जो रिवर है वो फ्लो करती है। इसके साथ साथ ये बाद में जाके तुंग रिवर जो है सो जुड़ जाती है, तुंग भद्रा बन जाती है। 1998 में भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क में जोड़ा गया था। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मिक्स्ड डेसिडियस वाले। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस भी मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, गौर, सांबर और बार्किंग डियर वगैरह मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मिस्ट्रिस्टिका, सॉरी, मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट की। तो रिसर्चर्स ने एक सेक्रेट ग्रूव जो रहता है वो ढूंढ निकाला है, जिसको मिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट कहा जा रहा है। ये पाया जा रहा है कुमरई में। ठीक है, ये कुमरई में है, महाराष्ट्र में। इसको लोकल कम्युनिटी की तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। सेक्रेट ग्रुप जो है इनको नेचुरल एरियाज के तौर पर प्रिजर्व किया जाता है। इनकी स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल वैल्यूज होती हैं लोकल लोगों के नेताओं के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम इस स्वैम्प फॉरेस्ट की बात करें तो ये पूरा एरिया ट्रीज के द्वारा कवर्ड है, स्वैम्प एरिया आ जाता है, यानी कि ये वेट लैंड की कैटेगरी में आ जाता है, वेटलैंड्स की कैटेगरी में आ जाता है। और ये वेस्टर्न घाट्स के एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, अंडमान एंड निकोबार और मेघालय के एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी मिलता है। ये जो फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स के हैं ये हमारे प्रीमिवियल यानी कि सबसे पुराने जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें से एक काउंट किए जाते हैं। ये इकोसिस्टम्स को, ये मतलब पूरे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए फैसिलिटीज देते हैं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए, नेचुरल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं फ्लडिंग वगैरह की। फिर हम बात करेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2024 के लिए प्रेजेंट किए हैं। ये अवार्ड दिया जाता है मेरिटोरियस सर्विसेज की को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि नर्सिस के द्वारा की जाती हैं और नर्सिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है टू द सोसाइटी। में एक भी पुरुष है, एक पुरुष है भाई बस, चलो कोई बात नहीं। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 1973 में। अवार्ड में आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। कैश अवार्ड जो है वो 1 लाख रुपए का दिया जाता है और इसके साथ साथ मेडल भी दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको पता होगा, ब्रिटिश नर्स थी, स्टैटिस्टिशियन थी, सोशल रिफॉर्मर थी, जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशन के तौर पर इनको जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल है हरारे। तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिम्बाब्वे को, मलावी को और जाम्बिया को भेजी है। जिम्बाब्वे को भेजी है, जाम्बिया को भेजी है और मलावी, इन तीनों देशों को भेजी है, ताकि यहाँ की जो खाद्यान्न की कमी है, फूड शॉर्टेजेस की कमी है, वो आपकी कम हो सके, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सीवियर ड्रॉट्स की वजह से हो रही। ठीक है, ये ड्रॉट्स आपके एल निनो फिनोमिना की वजह से हो रहे हैं। जिम्बाब्वे की बात करें तो ये भाई आपके साउथ अफ्रीका के अंदर एक लैंडलॉक्ड कंट्री आ जाती है। इसके साउथ में साउथ अफ्रीका आ जाता है और उसके साथ साथ में इसके वेस्ट में आपका बोत्सवाना आ जाता है, वेस्ट और साउथ वेस्ट में। जाम्बिया जो है इसके नॉर्थ में आ जाती है। मोजाम्बिक जो है ये इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। यहाँ की रिवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक रिवर आती है, उसका नाम है, इसमें नहीं दिखाया गया है, जाम्बेजी। हाँ, यहाँ पे जाम्बेजी जो रिवर है वो फ्लो करती है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में क्या करती है भाई, आपका एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और रिवर है, उसका नाम है लिम्पोपो, वो भी यहाँ पर फ्लो करती है। ये रही भाई आपकी जाम्बेजी रिवर। प्लस यहाँ पर आपके विक्टोरिया फॉल्स जो है, ये विक्टोरिया फॉल्स जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल आ जाता है। प्लस यहाँ पर लेक करीबा जो है ये जाम्बेजी रिवर पर ही लोकेटेड है, बिटवीन जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे वेल्ड जो ग्रासलैंड्स हैं वो भी पाए जाते हैं। ओपन वुडलैंड ट्रॉपिकल सेवेना कैटेगरी के आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में कोल, क्रोमियम और वेनेडियम, लिथियम, टिन, प्लेटिनम वगैरह रहता है। हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट इनयागनी। ठीक है, ये आ जाता है भाई, ये रहा भाई माउंट इनयागनी। फिर रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स टू गाइड क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशंस मिनरल्स टुवर्ड्स इक्विटी एंड जस्टिस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है।
ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पैनल के द्वारा। ठीक है, ये पैनल आपका क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स यानी कि CETMs पे बेस्ड है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था एनर्जी ट्रांजिशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की। CETMs यानी कि क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स आपकी वो मिनरल्स होती हैं जो जरूरी होती हैं टू कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें आपकी रेयर अर्थ की जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलेनियम सेलेनियम वगैरह आ जाता है। ठीक है, CTMs की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 2030 तक ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड आपका फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर कैबिनेट ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सीनियर सिटीजन के लिए अप्रूव कर दिया है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJ योजना के अंडर में इसको अप्रूव किया गया है। इस स्कीम से 6 करोड़ के आसपास सीनियर सिटीजन्स को फायदा मिले। इसके डिटेल्स की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें सारे के सारे सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनकी इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सारे एलिजिबल रहेंगे। बेनिफिट्स क्या ऑफर किए जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को एक फैमिली बेस्ड कवर मिलेगा 5 लाख रुपए का, है ना, एनुअली। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी ABPM जे के अंडर में कवर्ड है, उनको एक एडिशनल टॉपअप भी दिया जाएगा 5 लाख रुपए का एनुअली, जो उनकी फैमिली के एग्जिस्टिंग कवर से अलग रहेगा। ईज ऑफ एक्सेस रहेगा, यानी कि एलिजिबल जो सीनियर सिटीजन्स रहेंगे उनको एक डिस्टिंक्ट कार्ड भी इशू किया जाए। सिटीजन्स जो आपके सीनियर सिटीजन जो ऑलरेडी बाकी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं, वो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम या फिर ABPMJ में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। और वो सिटीजन जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर में आ जाते हैं, वो भी ABPMJ बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस स्कीम की बात करें तो इनको चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि आयुष्मान भारत मिशन के अंडर में आ जाती है। 12 करोड़ फैमिलीज का टारगेट है इनका, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ के बेनिफिशरीज होने चाहिए। इनका पर्पस आ जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना हमारे सारे सिटीजन्स को, है ना। तो ये 5 लाख रुपए का पर फैमिली का पर ईयर का हेल्थ कवर दे रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इसमें 3 दिन का आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी शामिल रहता है, 15 दिन का आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी रहते हैं, लाइक डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन वगैरह, है ना। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आ जाती है। उसके बाद PM ने दिल्ली डिक्लेरेशन को एडॉप्शन को अनाउंस किया है ऑन सिविल एविएशन। हुआ क्या भाई, हमारी सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है सिविल एविएशन पे APMC, इसको कंक्लूड किया गया और दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। APMC के हो चुके हैं 80 साल, है ना। APMC ने बेसिकली 80 साल, आपके 80 ईयर्स हैं, इनको सेलिब्रेट किया है ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, है ना। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ICAO के द्वारा। अगर हम सिविल एविएशन सेक्टर के इंडिया में बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में, और थर्ड लार्जेस्ट आ जाता है भाई हमारे पूरे डोमेस्टिक सेगमेंट। इंडिया के पास 800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, जो कि 157 तक हो चुके हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो 15% जो हमारे पायलट्स हैं इंडिया में वो वुमेन है, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 5% का आता है। ठीक है, एविएशन सेक्टर के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लाई गई हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लाई गई है। ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान लाई गई है, डिजी यात्रा आ जाती है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी आ जाती है ना। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO की बात करें तो इसको 1944 में स्टेब्लिश किया गया था, जो कि शिकागो कन्वेंशन पे बेस्ड था। ये कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 193 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसमें आ जाता और इनका हेडक्वार्टर आ जाता है मॉन्ट्रियल, जो कि है कनाडा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स ऑफ डेटिनी को दोबारा से दोहराया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में। ठीक है, बेसिकली हमारा केस आ जाता है जसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का ये केस है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो डेट्यूनी के राइट्स होते हैं, यानी कि जिस इंसान को आपने डिटेन्ड कर चुका है ना, कि एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में वो कर सके, वो बरकरार रहेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब रहता है किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के नजरबंद कर रखा, कैद कर रखा। डेटेनी के जो राइट्स हैं वो उसको बताए जाएंगे, उसको बताया जाएगा कि भाई आपके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है, क्यों आपको बंद रखा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाएंगे ऐसे डिटेंशन के लिए जो करा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर कोई फेलियर होता है, डिले होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको उस पर्टिकुलर बंदे का डिनायल ऑफ राइट समझा जाएगा कि डिनायल ऑफ राइट किया गया है टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अंडर आर्टिकल 22 सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 हमें ये बताता है कि जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो डिटेन्यू को तुरंत बताएगी कि भाई किस आधार पे, किस ग्राउंड्स पे आपको डिटेंशन किया गया है ना, और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी भी देगी कि भाई आप अपने अगेंस्ट इस पूरे डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 22 का सेक्शन 3 जो है वो अथॉरिटीज को अलाउ करता है कि इंडिविजुअल्स को आप प्रिवेंटिव रीजंस की वजह से डिटेन कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कोई अगर दंगे भड़काने की बात करता है, उकसावे भरे बयान देता है, तो इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्टेन सेफगार्ड भी ला के रखे हैं कि कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो डिटेंशन को 3 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो आपकी इस रिस्पेक्ट में क्या करे, इस रिस्पेक्ट में कंसर्न में हाँ बोल दे। ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड्स है वो सबसे पहले भाई आपके बताए जाएंगे डेटेन्यू को, और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी उसको एक रिप्रेजेंटेशन करने की। फिर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSAM की बात करेंगे, तो वही इसका फ्लाइट टेस्ट जो है वो आपका DRDO के द्वारा कर लिया गया है, और उसके साथ साथ में इंडियन नेवी भी इनके साथ में इन्वॉल्व आ जाती है। ये इन्होंने किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि आ जाती है चांदीपुर में, ठीक है, उड़ीसा के कोस्ट के पास में। फ्लाइट टेस्ट आपके लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर के द्वारा किए गए थे। इसको वर्टिकली लॉन्च किया गया था सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पे, ऑल वेदर कैपेसिटी है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा यूज की जाएगी। फिर हम बायो डिकम्पोजर की बात करेंगे तो दिल्ली जो गवर्नमेंट ये एक बायो डिकम्पोजर को प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। ये एक आपका अल्टरनेटिव रहेगा स्टबल बर्निंग का, जो भाई हमारी पराली जलाई जाती है, ये उसका एक अल्टरनेटिव रहेगा जो कि 5,000 एकड़ खेती की जमीन के लिए रहेगा। इसको डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने। ये होता क्या है भाई, ये हमारा एक माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे रहता है ना। इसमें यानी कि 7 फंगल स्पीसीज जो है उनका एक मिलावट की गई है, कंसोर्टियम बनाया गया है। इससे डाइवर्स हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो आपका रहता है, लाइक जो हमारा वेजिटेबल का वेस्ट रहता है ना, जो सिट्रस फ्रूट्स का वेस्ट रहता है, फ्लावर का जो हमारा वेस्ट रहता है, ठीक है, जो पैडी स्ट्रॉ रहता है यानी कि चावल की खेती के बाद में स्ट्रॉ बचता है, सोयाबीन का ट्रेंच रहता है, मिलेट मेज के जो रेसिड्यू रहते हैं इनको बहुत तेजी से निपटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यूएबल कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एग्री वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इससे भाई आपकी सॉइल की जो हेल्थ है वो बढ़ जाती है, प्लांट ग्रोथ को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ ये 25 दिन के अंदर जिस जगह पर इसको छिड़का गया है उसी जगह पर इसको डिकम्पोज कर देता है। फिर इसमें बात करेंगे, केरल कैबिनेट ने प्रपोजल को क्लियर कर दिया है कि भाई 7 स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो हमारा आर्टिकल 243I जो आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसी भी स्टेट के गवर्नर को एम्पावर करते हैं कि भाई आप एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बना सकते हैं। आर्टिकल 243I को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके द्वारा पंचायत और जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जाएगा, इनकी गवर्निंग के लिए प्रिंसिपल्स रिकमेंड किए जाएंगे, है ना। प्लस स्टेट जो आपका रहता है और उसके साथ साथ जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, इनके इनके साथ नेट प्रोसीड्स जो भाई हमारे स्टेट के टैक्स के रहते हैं उनका बंटवारा किया जाएगा। टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस जो पंचायत को असाइन की जा सकती हैं इसका भी बंटवारा किया जाएगा। प्लस जो आपकी मदद की जाती है, ग्रांट्स इन 8 पंचायत को
क्रिकेट फंड से वो भी देखा जाएगा, है ना। उसके साथ साथ आर्टिकल 243 भी आ जाता है हमारा, जो ये बताता है कि एसएफसी जो है ये सिमिलर रिकमेंडेशंस हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के केस में भी करेगा। फिर हम बात करेंगे नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट निमी की। ठीक है, निमी ने यूट्यूब चैनल्स लॉन्च किए हैं ताकि वोकेशनल एजुकेशन को आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एसेसिबल बना सके। इसको 1986 में सेटअप किया गया था और तब इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर के द्वारा इसको सबऑर्डिनेट ऑफिस के तौर पे सेटअप किया गया था। फिर इसको एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। निमी नाम यानी कि नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट का जो नाम है इसको 2003 में दिया गया। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में काम करता है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के अंडर में इसका काम रहता है। अब जो नेक्स्ट खबर आ जाती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। बेसिकली हुआ क्या है कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है एनएसई की जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता है उसमें 10 टाइम्स हाइक कर दी जाएगी, है ना, तकरीबन 500 करोड़ तक। एनएसए की बात करें, इनका हेडक्वार्टर आ जाता है मुंबई और मेरे राइटिंग के काफी ज्यादा खराब। इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था और सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया था 1993 में। ऑपरेशंस इनके 1994 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस होती है, ठीक है, जहां पर हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं। सिक्योरिटीज में आपके स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं जिनको इन्वेस्टर्स लाते हैं और बेचते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम मार्केट कैपिटल की कैपिटलाइजेशन की बात करें उस बेसिस पे निफ्टी 50 जो है वही हमारा, है ना, निफ्टी 50 जिसको एनएसई इंडाइसेस लिमिटेड यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस ओन और मैनेज करती है। ये फ्लैगशिप स्टॉक मार्केट इंडेक्स है एनएसई का। इसके साथ साथ यहाँ पर 50 डाइवर्सिफाइड स्टॉक इंडेक्सेस आते हैं निफ्टी 50 के अंदर, जो कि हमारी इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर से लिए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाफिड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 का इस्तेमाल करते हुए नाफिड को एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे डिजिग्नेट कर दिया है ना। यानी कि हमारे सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन जिनको किसी सेंट्रल एक्ट या फिर स्टेट एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया हो और 51% जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, हेल्ड की जाती है, सिर्फ उन्हीं को पीएफआई के तौर पे नोटिफाइड कर सकते हैं। अब ये जो नाफिड है, नाफिड को एस्टेब्लिश किया गया था एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टीएफआई के तौर पे, जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्ट 2021 के अंडर में आता था। ठीक है, बेसिकली लॉन्ग टर्म और नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए और बॉन्ड्स और डेरिवेटिव मार्केट्स के डेवलपमेंट के लिए भाई इस इंस्टीट्यूशन को लाया गया। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज अल नज़ा 5th की। इंडियन आर्मी का जो कंटिंजेंट है वो 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अल नज़ा के लिए आपका निकल चुका है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया की और ओमान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फाइनली 2015 से होती आ रही है। एक बार इंडिया में होती है, एक बार ओमान में होती है, और अब जो हो रही है वो हो रही है रपकोट ट्रेनिंग एरिया, जो कि ओमान के सलालाह में लाया करता है। फिर हम बात करेंगे मैक्सिको, जिसकी कैपिटल सिटी का नाम मैक्सिको सिटी भी है। तो मैक्सिको ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गई है जिन्होंने पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस को अप्रूवल दे दिया है ना। जैसे हमारे यहाँ एमपीज को चूज करते हैं वैसे अब यहाँ पर जजेस को चूज किया जाए। मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको नदर्न अमेरिका की सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री आ जाती है। ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज में नॉर्थ अमेरिका इसके नॉर्थ में आ जाता है। ग्वाटेमाला और बेलीज जो है ये इनके साउथ में आ जाता है। ठीक है, कैरिबियन सी जो है वो इनके आपके साउथ ईस्ट की तरफ यानी कि इस एरिया में आ जाता है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको तो उसको पूरा सराउंड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पूरा का पूरा रीजन रिंग ऑफ फायर में आ जाता है। एक्टिव वॉल्केनो और फ्रीक्वेंट सीज्मिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं
मेजर रिवर्स में है रियो ग्रैंड और उसके साथ साथ कोलोराडो, ये भाई यहाँ की मेजर रिवर्स। फिर हम बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम जो है ये बेसिकली हाईलाइट करती है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की विक्ट्री को और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यूनिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि यही वो जगह है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा लहराया था, है ना। सेलुलर जेल जिसमें बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। अब कॉलोनियल लीजेसी के हिसाब से जो नाम था उसे प्रॉपर शिफ्ट दिख रहा है। एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रेटेजिक रोल जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का वो भी पता चल रहा है। ये बेसिकली एक नेवल बेस के तौर पे भी सर्व करता था फॉर चोल एम्पायर। ठीक है, देखो चोल एम्पायर की अगर हम नेवल पावर की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट चोल चोल रूलर्स आ जाते हैं, लाइक आपके राज राजा चोल जो है, ठीक है, राज राजा चोल हो गए, राजेंद्र फर्स्ट जो हो गए, है ना। इन्होंने एक पावरफुल नेवी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, एक एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी को फॉलो किया। ये जो पूरा मेजोरिटी है पेनिसुलर इंडिया का, इसके द्वारा इनको पूरा एरिया का एकदम बिना रुकावट का एक्सेस मिला पूरे सीज का। ठीक है, ये जो पे ऑफ बंगाल वाला पूरा एरिया है इसको चोला लेक कहा जाने लगा था, कि मतलब ये एरिया इतना छोटा हो चुका है चोल साम्राज्य के लिए कि उसको तालाब की तरह यूज करते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रेड अलग अलग कंट्रीज के साथ में, ये जो भी भाई हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं इनके साथ ट्रेड के आपके रिश्ते बढ़ाए गए। ठीक है, इसके साथ साथ नागापट्टिनम जो है भाई आपका नागापट्टिनम, इसको एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे भी इस्टेब्लिश किया गया। इनमें नेवल एक्सपीडिशंस भी आ जाते हैं। जैसे राजराजा की बात करें तो उन्होंने कंडानुसलाई में चेर नेवी जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, श्रीलंका को भी इन्वेड किया था, नदन पार्ट इसका जो है अपने कब्जे में ले लिया था और मालदीव तक में इन्होंने अपना कॉन्क्वेस्ट चलाया था। राजेंद्र फर्स्ट की बात करें तो उन्होंने भी श्रीलंका को अपने कब्जे में लिया था और पूरा का पूरा जो श्रीलंका है वो एक चोल प्रोविंस बन गया था। मेजर एक्सपीडिशन चलाए थे उन्होंने शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ, इसका क्वेश्चन भी आपका जो है वो पूछा जा चुका है सीडीएस में। तो शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ उन्होंने एक्सपीडिशन अपने चलाए थे, जिसमें उन्होंने ये पूरा का पूरा जो मलय पेनिसुला है यानी कि जो पूरा मलेशिया वगैरह है यहाँ को भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उसके आसपास के नेबरिंग आइलैंड्स आ जाते हैं, मलय पेनिसुला और सुमात्रा वगैरह, ये सारा का सारा। फिर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में। ठीक है, उन्होंने एक मेमोरिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाया। ठीक है, नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको। इस डिवाइस को मेटल ऑर्गेनिक फिल्म्स की यूज करके बनाया है, मेटल ऑर्गेनिक फिल्म्स का यूज करके बनाया है, इंस्टेड ऑफ जो आपका कन्वेंशनल सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है ना। ये मटेरियल इनेबल करेगा मेमोरिस्टर को आपके कुछ पर्टिकुलर एक्शंस को मिमिक करने के लिए, यानी कि उनकी कॉपी करने के लिए। जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल ब्रेन प्रोसेस करता है ना इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन और साइनेप्सिस से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए, वैसे ही ये भी करेगा। तो भाई ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग होती क्या है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग या फिर न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन के ब्रेन के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को मिमिक किया जाता है, कॉपी किया जाता है। इसमें हार्डवेयर बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो कि आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनको सिमुलेट करते हैं। जो साइनेप्सिस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं जो हमारे ब्रेन में दौड़ते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको मिमिक किया जाता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। फिर हमसे पूछा जा रहा है, हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, हम बता रहे हैं आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने एरेंट निधि कंपनीज पे क्रैकडाउन किया है। कुछ बेकाबू हो रही थी निधि कंपनियां, उन पे एक्शन लिए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स ने कुछ एक्शंस लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें निधि कंपनी क्या होती है। निधि कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कंपनीज एक्ट 2021 के 2013 के हिसाब से, सॉरी 2013 के हिसाब से। ठीक है, यानी कि इनको फॉलो करना पड़ता है निधि रूल्स को। 2014 के निधि रूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे ऐसी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। रूल्स को फिर 2022 में भाई हमारा इंप्रूव कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि भाई टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमॉन्ग मेंबर्स, मेंबर्स के पास अंदर सेविंग्स की इन आदत को जगाना। इनको डिपॉजिट्स मिलते हैं फ्रॉम, ठीक है, इनके मेंबर्स से, ये अपने मेंबर्स को उधार भी देते हैं, उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सिर्फ मेंबर्स को ही देते हैं। कुछ प्री कंडीशंस भी आ जाती हैं कि भाई 200 मेंबर होने चाहिए, कोई भी निधि कंपनी है मिनिमम 200 शेयर होल्डर होना चाहिए।
नेट ओन्ड फंड की बात करें तो इनके पास आपका 10 लाख या उससे ज्यादा का नेट ओन्ड फंड भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ भाई बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट्स आ जाता है। फिर हम बात करेंगे टार्डिग्रेड्स की, जिनको वाटर बेयर्स या फिर मॉस पिगलेट्स कहा जाता है। रिसेंटली एक स्टडी आपकी की गई और फर्स्ट टार्डिग्रेड के जो फॉसिल्स हैं वो डिस्कवर किए गए, जिससे इनका क्लासिफिकेशन आसान हो गया और इनकी पूरी इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, ये होते क्या है, ये भाई बहुत छोटे टाइनी से 8 लाख एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ के तकरीबन सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर दो मेन क्लासेस आ जाती हैं। एक तो आपकी आ जाती है हेट्रो टार्डिग्रेडा, ठीक है, और दूसरी आ जाती है यू टार्डिग्रेडा। ये दो भाई हमारी क्लासेस आ जाती हैं। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, लाइक आपकी बहुत तेज पनिशिंग हीट होगी उसमें भी सरवाइव कर जाएंगे। फ्रीजिंग कोल्ड में भी ये आपके सरवाइव आराम से कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में और इवन आउटर स्पेस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। बहुत ही ढीठ किस्म के हार्श कंडीशन में अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं, ऑलमोस्ट अपने मेटाबॉलिज्म को रोक लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टोपायोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को रोक लेते हैं और जब कंडीशंस बेहतरीन होती है तब ये दोबारा से रिवाइव कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कोलोकेशन फैसिलिटी की। कोलोकेशन फैसिलिटी जो है इसको प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया है ना। ये जो प्रोसीडिंग्स हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट में चल रही थी कि भाई ये है, इन्होंने को लोकेशन का केस था उसके अगेंस्ट में चल रही। तो भाई को लोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग होती क्या है, इससे ब्रोकर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने सर्वर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस के प्रीमिसेस पे रख सकें, प्लेस कर सकें, है ना। और एक इस पूरे जो आपका सर्वर्स होते हैं, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं इनके पास में सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ऐसा एक फी पे करने के बाद वो कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर्स के पास इनकी प्रॉक्सिमिटी होती है तो इनको फास्टर प्राइस स्पीड्स मिलती हैं, ठीक है, क्विकर एग्जीक्यूशन मिलता है ट्रेड्स का, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स हो जाते हैं। अब कोलोकेशन की जो गाइडलाइंस हैं ये सेबी ने 2015 में रिलीज की थी। फर्दर कुछ मेजर्स भी आपके जो हैं वो रिलीज किए थे ताकि एल्गो ट्रेडिंग और कोलोकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसको प्रॉपर तरीके से इनहेंस किया जा सके। फिर हम बात करें नाइजीरिया की, जिसकी कैपिटल है अम्बुजा। बहुत सारी बारिश हुई और यहाँ का एक डैम है उसका नाम है अलेउ डैम। ये भाई आपका कोलैप्स कर गया, जिससे नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो नाइजीरिया का है ये आपका बाढ़ के अंदर आ गया। ठीक है, इस पूरी कंट्री की बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाता है, अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है भाई। यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अफ्रीका में। टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात करें, नॉर्थ में आ जाता है नाइजर, चैड और कैमरून जो है ये आ जाता है इनके ईस्ट में। इसके बाद में बेनिन जो है इनके वेस्ट में आ जाता है। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो ये गल्फ ऑफ जो कीना है ये आ जाता है भाई, गल्फ ऑफ कीना, और अटलांटिक ओशन आगे की तरफ आ जाता है। मेजर रिलीफ फीचर की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे पाए जाते हैं सोकोटा प्लेन्स, जो कि इनके नॉर्थ वेस्ट एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, बोर्नो प्लेन्स आ जाते हैं, बोर्नो प्लेन्स इनके नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आ जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट का नाम है चप्पल वदी। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। मेजर रिवर्स में अगेन सोकोतो है, नाइगर है, यानी कि ये नाइगर जो है ये नाइगर डेल्टा बनाती है जो कि गल्फ और नाइगर से निकलती है और गल्फ ऑफ गिना में ड्रेन कर जाती है। मेजर लेक की बात करें तो भाई यहाँ पर एक लेक आता है चैड। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि चैड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइगर इन सब के एरियाज में लाए करता है। ठीक है, चैड हो गया, कैमरून हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइगर हो गया, यहाँ कहीं इसके आसपास लाए करता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिलीजेस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जीसीआई 2024। जीसीआई 2024 कंट्री की साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को असेस करता है 5 पिलर्स के। 5 खंबे हैं भाई जिसपे साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट टिकी हुई है। एक आ जाता है भाई हमारा लीगल, दूसरा आता है टेक्निकल, तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बाद आता है कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि ये एक 5 टीयर का एनालिसिस यूज करता है, टीयर 1 से लेकर टीयर 5 तक कंट्री के एडवांसेस को देखता है साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट्स के मामले में और उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं इनके मामले में। इंडिया आपकी रोल मॉडल कंट्रीज में शामिल की गई है ना। 46 कंट्रीज आ जाती हैं जिसमें भाई हमारी इंडिया भी शामिल है
इनको टीयर 1 में रखा गया। टीयर 1 का मतलब होता है रोल मॉडल वाली कंट्री, है ना। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखा रही है 5 साइबर सिक्योरिटी पिलर्स के लिए। ग्लोबल इंप्रूवमेंट की बात करें साइबर सिक्योरिटी में, तो 2021 से अगर देखा जाए, जब हमारा GCI जो है आपका वो पब्लिश किया गया था लास्ट, सबसे सारी रीजन्स जो है उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है, और अफ्रीका ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस की। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज, सॉरी, इनक्वाइसिस, इन्होंने इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस का अनवेल किया है। इसके द्वारा हमारे कुछ ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके अंदर हाई पोटेंशियल होता है एनर्जी जनरेशन की। ठीक है, यानी कि मेरीन मिनरलॉजिकल एनर्जी जो है, जैसे कि भाई हमारी सोलर आ जाती है, विंड आ जाती है, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी आ जाती है, वेव आ जाती है ना, टाइप्स हैं, करंट्स हैं। इसके साथ साथ ओशन की जो थर्मल है, सैलिनिटी ग्रेडियंट्स हैं, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है। और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक रेफरेंस का काम करेगी, इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए भी रेफरेंस का काम करेगी कि रिच एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर आपके अवेलेबल है इंडियन ओशन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इंक्वाइज की बात करें, ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आ जाती है। 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। ओशन से रिलेटेड डेटा, इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी सर्विसेज सब लोगों को उपलब्ध करा। ऑपरेशन चक्र 3 की बात करेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, इन्होंने वर्चुअल एसेट और बुलियन सपोर्टेड साइबर क्राइम नेटवर्क को सक्सेसफुली डिसमेंटल किया है थ्रू ऑपरेशन चक्र फेज 3। ठीक है, ये ऑपरेशन आपका FBI के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में किया गया था। ठीक है, FBI के साथ साथ इंटरपोल को भी इसमें शामिल किया गया था। CBI ने 2022 में इसको इनिशिएट किया था। इंटरपोल असिस्टेड ग्लोबल एक्शन टू कॉम्बैट एंड डिसमेंटल ऑर्गेनाइज साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क जो है वो इसके अंडर आ जा। इसका फेज 2 2023 में लॉन्च किया गया था, और फेज 1 आपका 2022 में, और फेज 3 अभी 2024। ऑपरेशन सद्भाव की बात करेंगे तो इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ देने के लिए। ये किया जाएगा लाओस को, उसके बाद म्यांमार को, और उसके बाद आ जाता है वियतनाम। इन तीनों कंट्रीज को उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऑपरेशन आपका टाइफून, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यागी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको रिकवर मतलब उसको मिटिगेट करने के लिए किया जाएगा। अब ये ऑपरेशन सद्भाव जो है, ये इंडिया के ब्रॉडर इफेक्ट का पार्ट आ जाता है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन आपका जो असिस्टेंस है, डिजास्टर रिलीफ है, HADR है, वो आसियान रीजन की कंट्रीज को पहुंचाएगा। ऑपरेशन सद्भावना मत समझना, ऑपरेशन सद्भावना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी CDS में पहले पूछा जा चुका। इरोना ट्राइब की बात कर लेते हैं। ग्लोबल अटेंशन मिल चुका है इन लोगों को स्नेक वेनम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको बेचने के लिए, है ना। लेकिन इरोना ट्राइबल जो है काफी ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर आपका फेस कर रहे हैं। क्यों? देखो भाई, इरोना जो हमारी कम्युनिटी है, ये पब्लिक हेल्थ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? तकरीबन 80% जो आपका स्नेक वेनम है वो इनके पास से आता है, जिसके द्वारा हमारे देश में एंटीडोट्स बनते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग रहते हैं नीलगिरी रीजन में, तमिलनाडु में, और एंसेस्टर वर्शिप पे यानी कि पूर्वजों की जो पूजा है उस पर काफी ध्यान देते हैं। कर्नाटक में भी पाए जाते हैं ये, और केरल में भी पाए जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी लिटरेचर के हिसाब से इरुला वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज आ जाती है इंडिया में, जो कि बिलोंग करती है निग्रिटो रेस को, यानी कि ये आपके माइग्रेट कर चुके हैं बहुत पहले अफ्रीका से। ठीक है, इरोना लैंग्वेज बोलते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो तमिल स्क्रिप्ट में लिखी हुई। फिर हम बात करेंगे लोकपाल की। लोकपाल ने इंक्वायरी विंग बनाई है ताकि कुछ आपके ग्राफ्ट केसेस जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट में, उनको प्रूव किया जा सके। तो लोकपाल ऑफ इंडिया, इन्होंने इंक्वायरी विंग बनाई है। ये बनाई है सेक्शन 11 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, ताकि अपने स्टेचुटरी फंक्शंस को ये डिस्चार्ज कर सके। सीधा सा इनका पर्पस है कि एक प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है वो किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट में कर सकते हैं जिसको किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने किया हो, और वो पनिशेबल हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर। इंक्वायरी की रिपोर्ट लोकपाल को 60 दिनों के अंदर सौंपनी होती है। ठीक है, इसको हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अंडर लोकपाल चेयरपर्सन, और डायरेक्टर को असिस्ट किया जाएगा 3 सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के द्वारा, 3 SPO के द्वारा।
एक आपके एसपी जनरल रहते हैं, एक एसपी इकोनॉमिक एंड बैंकिंग रहते हैं, और एक एसपी रहेंगे आपके साइबर में। ठीक है, हर एसपी को फर्दर असिस्ट किया जाएगा इंक्वायरी ऑफिसर्स और अदर स्टाफ के द्वारा। इनके पास सिविल कोर्ट के बराबर की जो पावर रहती है, जो सीआरपीसी के अंडर में पहले आती थी, वो सारी रहती है। लोकपाल भाई क्या आ जाता है? लोकपाल एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन आ जाता है, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के हिसाब से बनाया गया है, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है करप्शन के केसेस को, जिसमें हमारे पब्लिक सर्वेंट्स आ जाते है ना। मतलब कि लोकपाल की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 इनके पास होते हैं मेंबर्स, 50% इनके जो मेंबर्स हैं वो जुडिशियल मेंबर्स हो, ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 2019 में हमारे पहले लोकपाल जो आ जाते हैं, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, उनको बनाया गया था। पहले आपके लोकपाल थे। अभी के करंट लोकपाल की बात करें तो वो है जस्टिस एएम खान विलकर, ठीक है। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन आपका किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर आ जाता है, इंक्लूडिंग सीबीआई, जो भी केस इनको लोकपाल के हिसाब से दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, हाँ ये गलत स्लाइड होगी भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं। लास्ट में रिमाइंड करा देता हूँ भाई, सीएपीएफ एसी का चीता जो बैच है भाई हमारा 2025 के लिए 7 महीनों के लिए, ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सीडीएस के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सीडीएस 2025 का बसंतर 1 बैच जो 2 बैच जो है, ये भी आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों को इनरोल करना है 8839961158 पर डीएम कीजिए। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस, हमें ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और हमें ग्रो करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी आ जाती है, ठीक है। चलिए मित्रों, जय टू यू।